टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। मतलब अब यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं, इस वाली मेन हेडिंग जो थर्ड वाली है कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट महात्मा गांधी ने किन रीजंस के चलते हुए स्टार्ट की, क्या ये सक्सेसफुल रही, क्या नॉन कोऑपरेशन सक्सेसफुल रही, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। बंद करना पड़ा ना उसको। अब महात्मा गांधी किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। अब इस हेडिंग को बढ़िया तरीके से करते हैं डिस्कस। अब इस हेडिंग में ना बेसिकली हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, इसमें हम ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद क्यों हुई उसका प्रॉपर रीजन जानेंगे, और उस समय इंडिया में इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था, उससे इंडिया कैसे बाहर आया कि नहीं आया, और यहाँ पर लास्ट में साइमन कमीशन आपने सुना होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये हेडिंग को प्रॉपरली इन 3 टॉपिक्स को कवर करके खत्म करेंगे। मतलब खत्म नहीं करेंगे, अभी और भी इसके पार्ट्स पड़े हैं, सब पार्ट्स। मतलब ये वाली हेडिंग में हम ये 3 चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करता हूँ इस हेडिंग की, जो आपकी टेक्स्ट बुक्स की लाइंस है, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या खिलाफत मूवमेंट बोला जाता है जिसको, वो फेब 1922 में महात्मा गांधी ने कर दी, विड्रॉल कर दी, बंद कर दी, कॉल्ड ऑफ कर दी। इसके ना बहुत सारे रीजंस थे, आपको एग्जाम में आ सकता है। एक्सप्लेन द रीजन व्हाई द महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ या विड्रॉल द मूवमेंट, मतलब क्यों बंद कर दी। तो पहला रीजन इसका है चोरी चोरा इंसिडेंस। चोरी चोरा इंसिडेंस हुआ था, जैसे मैंने पीछे बताया है, वहां पर जो वायलेशन हो गई थी, तो महात्मा गांधी के दिमाग में वो भी थी, हाँ भी लोग वायलेशन कर रहे हैं। इसका ना सेकंड रीजन ये है कि महात्मा गांधी ना ये बिलीव करते थे कि और जितने भी सत्याग्रही हैं, मतलब जो भी सत्याग्रह लेके आते हैं, सत्याग्रह लेने वाले लोग, उनको ना प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। हमने पीछे देखा ना कि ट्राइबल ग्रुप भी जुड़ गए थे, पर उन्होंने लास्ट में वायलेशन कर दी थी, ठीक है। वर्कर्स भी जुड़े थे महात्मा गांधी के साथ, उन्होंने भी वायलेशन कर दी। मतलब जितने जितने भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में महात्मा गांधी के साथ जुड़े, और महात्मा गांधी को ये लगता था कि उनको अभी ना प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है मास स्ट्रगल करने के लिए। मास स्ट्रगल का मतलब क्या होता है, बड़े लेवल के ऊपर स्ट्रगल करने के लिए उनका एक होना जरूरी है, उनकी सोच का एक होना जरूरी है, जो नहीं थी। इसीलिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहीं ना कहीं फेल हो गई थी। इसका थर्ड कारण जो महात्मा गांधी को मजबूर कर दिया, हाँ भी ये मूवमेंट बंद करना, बेसिकली ना उस समय कुछ लीडर्स थे कांग्रेस के, बताऊंगा कौन कौन से। उन्होंने क्या किया, अलग ही तरीका अपनाया। जैसे महात्मा गांधी बोल रहे थे ना, हाँ भी स्ट्रगल करो, भूख हड़ताल करो, किसी को मारना काटना नहीं है, तो उन्होंने क्या तरीका अपनाया। उस समय ना गवर्नमेंट का एक एक्ट बना था, 1919 एक्ट, याद रखना आपने। उसमें ना कुछ प्रोविजनल काउंसिल इलेक्शंस होते थे, मतलब इंडिया के लिए प्रोविजनल काउंसिल इलेक्शन में जो भी इलेक्शन में खड़ा होता था, जीत जाता था, वो इंडिया के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता था। तो उन्होंने थोड़ा सा अलग तरीका अपनाया। उन्होंने बोला, हाँ भी अब हम ना देश की आजादी अंदर से करेंगे। ऐसे नहीं है कि ब्रिटिश से बाहर होके, ब्रिटिश के अंदर बैठ के, मतलब इलेक्शन लड़के देश को आजादी दिलवाना चाहते थे ब्रिटिश के अंदर ही। यहाँ पर कांग्रेस लीडर्स के नाम याद रखने पड़ेंगे, 2 है। CR दास, मतलब चित्तरंजन राज दास, और मोतीलाल नेहरू जी ने एक पार्टी का निर्माण किया था, स्वराज पार्टी, जिनका एम क्या था, काउंसिल के इलेक्शन को लड़ना और इंडिया को पावर लेके आजाद करवाना, मतलब ब्रिटिश से ही पावर लेना, मतलब काउंसिल के इलेक्शन लड़ना और जीतना और इंडिया को आजाद करवाना। तो इन तीनों चक्रों की वजह से महात्मा गांधी को क्या करना पड़ा, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद करनी पड़ी है। यहाँ पर ना आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता होता है, एक्सप्लेन व्हाई द महात्मा गांधी विड्रॉल दिस मूवमेंट, तो तीनों कारण लिखोगे आप, ठीक है। यहाँ पर हमने लास्ट पॉइंट में क्या देखा है, कुछ लीडर्स अब मतलब लड़ाई झगड़े को छोड़ के इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी भी बना दी, स्वराज पार्टी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। कुछ लीडर एग्रेसिव थे, जो ये नहीं चाहते थे, हाँ भी वो बोलते थे, हम क्यों इलेक्शन लड़े, हम क्यों महात्मा गांधी की बात सुने, हम तो सिर्फ लड़ाई झगड़े करके, मतलब देश को आजादी दिलवानी है तो भाई अपने सीने में दम होना चाहिए, हम लड़के भी करवा देंगे। तो यहाँ पर कुछ यंग लीडर्स आपने याद रखने हैं। नेहरू जी और बोस, मतलब सुभाष चंद्र बोस ने ये डिमांड कर दी, स्ट्रॉन्ग डिमांड कर दी, हाँ भी हमने मास एगिटेशन करनी है ना, मास एगिटेशन करनी पड़ेगी फुल इंडिपेंडेंस के लिए, मतलब पूरी आजादी के लिए। हमें अब ना तो इलेक्शन लड़ने हैं, ना तो कोई हमने नॉन वायलेंस तरीका अपनाना है, हमने तो क्या करना है, वायलेंट तरीके से देश को आजाद कराना है। यहाँ पर ना आपको ग्रुप्स बटे देखेंगे। एक ग्रुप क्या था, जो नॉन वायलेंस तरीके से काम करना चाहता था, जैसे महात्मा गांधी। एक ग्रुप क्या बन गया, जो इलेक्शन लड़के देश को आजादी दिलवाना चाहता था अंदर से ब्रिटिश से। और एक क्या बन गया, हाँ भी अग्रेसिव, हाँ भी लड़ाई झगड़े करके ही देश को आजाद कराना है। आई होप यहाँ तक कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। इसमें से जितने क्वेश्चन बनेंगे मैं MCQs में डाल दूंगा। अगला कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, जो इकोनॉमिक डिप्रेशन था। तो उस समय ना इंडियंस के ऊपर इकोनॉमिक डिप्रेशन भी था, ये आपने डेट याद रखनी है,
है 1920 के ऊपर। वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमिक डिप्रेशन था, लड़ाई झगड़ों की वजह से वर्ल्ड वार लगी थी, आसपास इतना ज़्यादा बुरा माहौल था, लोग संघर्ष कर रहे थे अपने आप को आज़ाद करवाने के लिए। तो ये इकोनॉमिक डिप्रेशन देखने को मिला था, आर्थिक मंदी जिसको बोला जाता है उस समय में। तो यहाँ से एक छोटा-सा यही एमसीक्यू बन सकता है कि इकोनॉमिक डिप्रेशन वर्ल्ड वाइड इंडिया के ऊपर कब प्रभाव डाला उसने 1920s के एरा के आसपास। इसके बाद हम ना साइमन कमीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके ना बड़े सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते होते हैं। तो बेसिकली स्टोरी क्या है? साइमन कमीशन सेट किया गया 1927 1927 याद रखने के लिए, इंडियंस को सताने के लिए, 27 सताने जैसी साउंड आ रही है, तो 1927 में एक कमीशन पास किया गया 1927 साइमन कमीशन जिसका नाम रखा गया, जिसकी लीडरशिप किसके अंडर थी? सर जॉन साइमन। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया था कमीशन का? साइमन कमीशन। ये कमीशन बनाया क्यों गया था? क्योंकि अंग्रेजों को लग गया हाँ भाई इंडिया में बड़ी ज्यादा आर्थिक मंदी हो गई है, लोग आजादी के लिए भड़क रहे हैं, कुछ अग्रेसिव लोग हैं, कुछ नॉन वायलेंस से विश्वास रखते हैं, क्यों ना हम इनको थोड़ा सा चेंज कर ले। तो ये कमीशन बनाया गया इंडियंस के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए। वो चेंज कौन करेगा? साइमन कमीशन करेगा, जिसमें बहुत सारे अंग्रेज शामिल थे, जिसमें से जिसका हेड कौन था? सर जॉन साइमन। तो बेसिकली ये साइमन कमीशन जो था, इंडियंस ने इसको बाइकाट किया। मतलब साइमन गो बैक के आपने सुना होगा, नारे लगाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंडियन मेंबर इस कमीशन में शामिल नहीं था जो इंडियंस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन लाएगा। तो इंडियंस को लगा ये तो हमारे साथ धक्का हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर साइमन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आता होता है कब सेटअप हुआ और लोगों ने इसका मतलब इंडियन लोगों ने इसका विद्रोह क्यों किया। यहाँ तक आते आते दिसंबर 1929 आ गया। आगे क्या हुआ? दिसंबर 1929 में कुछ लीडर जैसे नेहरू जी ने अब डिमांड कर दी, हाँ भी अब पानी ना सर से चला गया है, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी ऐसा कमीशन बनाएगा जिसमें सारे के सारे अंग्रेज है। तो उन्होंने फुल इंडिपेंडेंस मतलब पूर्ण स्वराज, आपको पूर्ण स्वराज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, किसने सबसे पहले नारा दिया था? तो नेहरू जी ने दिसंबर 1929 को। उनका ये मानना था हाँ भी फुल इंडिपेंडेंस हमने लेनी है, कैसे मर्जी लेनी है। तो उन्होंने एक डेट याद रखनी है भाई, बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 1930 26 जनवरी 1930 को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया हाँ भी हमने फुल इंडिपेंडेंस लेनी है। हर साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। वैसे तो हमें आजादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, पर बेसिकली ये अब उन्होंने बोला हाँ भी अब ये 26 जनवरी का क्या करें, तो इसीलिए इस डेट को 26 जनवरी को हमारा संविधान को लागू किया गया। तो इसलिए ये 26 जनवरी हर साल मनाया जाता है। आई होप ये सारी की सारी स्टोरी यहाँ पर आपको अच्छी तरह समझ आ गई। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं नोट्स में दे दूंगा। तो मेन हेडिंग का नाम क्या है? टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। हम देखेंगे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट आगे कैसे स्टार्ट हुई, अंग्रेजों ने ऐसे क्या क्या काम किए जिससे महात्मा गांधी को अगली मूवमेंट लॉन्च करनी पड़ी। तो बेसिकली आगे बढ़ते हैं 3.1 अगली सब हेडिंग डिस्कस करते हैं, जिसका नाम क्या रहने वाला है? द साल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। अब महात्मा गांधी ने इस स्लाइड में क्या किया है? सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को स्टार्ट किया है और यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को बंद किया है। स्टार्ट क्यों किया और बंद कैसे किया, ये सारी की सारी बातें हम इस स्लाइड में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ इस स्लाइड का। अंग्रेजों ने ना इंडियंस के ऊपर साल्ट प्रोड्यूस करने के लिए टैक्स लगाया हुआ था। हाँ भी अगर इंडिया में साल्ट प्रोड्यूस करना है तो अंग्रेजों से पूछना पड़ेगा। अगर प्रोड्यूस कर दिया मान लो पूछ के, तो बहुत ज्यादा बड़ा टैक्स देना पड़ता था। तो महात्मा गांधी ने साल्ट लॉ कैसे ब्रेक किया, उस साल्ट लॉ ब्रेक करने के बाद ही सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की शुरुआत होती है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये सारा का सारा प्रोसेस हुआ कैसे और ये मूवमेंट बंद कैसे हुए। तो यहाँ पर हम इस स्लाइड का करते हैं बेसिकली बढ़िया तरीके से ऑपरेशन। महात्मा गांधी ने चुना साल्ट। साल्ट का मतलब होता है नमक। साल्ट एज ए सिंबल, मतलब साल्ट को ही एज ए सिंबल, साल्ट को एज ए वेपन यूज किया उन्होंने। महात्मा गांधी ने चूज किया साल्ट किसके लिए? इंडियंस को यूनाइट करने के लिए। इंडियंस हमने पीछे देखा है, ट्राइबल ग्रुप्स हो गया, पुअर लोग हो गए, वो ना महात्मा गांधी के एक बार पीछे तो लग जाते थे, पर बाद में क्या थे, लड़ाई झगड़े करने लग जाते थे, जो महात्मा गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो महात्मा गांधी एक ऐसा वेपन यूज करना चाहते थे ताकि सभी के सभी लोग उनके साथ जुड़ सके। तो यहाँ पर यूनाइट करने के लिए उन्होंने साल्ट एज ए सिंबल यूज किया। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है व्हाई साल्ट, साल्ट को ही क्यों चुना? यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट लिखा है ना, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का मतलब क्या आता है? अंग्रेजों की कोई बात माननी नहीं है और साथ में जितने भी अंग्रेजों ने रूल बनाए हैं उसको तोड़ना है। नॉन कोऑपरेशन में क्या था? तोड़ना नहीं था, सिर्फ सिर्फ माननी नहीं थी। यहाँ पर अब महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि पानी सर से ऊपर चल रहा गया, मैं अब आपकी बात भी नहीं मानूंगा और मैं आपके रूल्स भी तोड़ूंगा। तो अंग्रेजों ने साल्ट के ऊपर टैक्स लगाया हुआ था, तो उन्होंने बोला मैं तो आपकी बात
भी नहीं मानूंगा और मैं साल्ट के ऊपर बिना अंग्रेजों की परमिशंस के इसको प्रोड्यूस करूंगा। तो वाई साल्ट, साल्ट ही क्यों चुना? क्योंकि डेली की यूजेस पूरी करता है, रिच की भी और पुअर की। मतलब रिच से रिच बंदा भी और पुअर से पुअर बंदा भी साल्ट का यूज करता है, और रिच से रिच भी क्यों टैक्स दे, और पुअर के पास तो बेचारे के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि हाँ भी टैक्स कैसे दे। तो इस चीज को उन्होंने एज ए सिंबल यूज किया, और इसीलिए उन्होंने साल्ट को एज ए सिंबल सेलेक्ट किया। आपको यहाँ से ना दो क्वेश्चन आ सकते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत के लिए कौन सा सिंबल यूज किया? भाई साल्ट। और साल्ट ही क्यों किया? क्योंकि रिच और पुअर भी यहाँ पर सोसाइटी में यूज करते थे। अब बात आती है एक अंग्रेज की यहाँ पर, जिसका नाम है इरविन। लॉर्ड इरविन बोला जाता है, ये भाई साहब की शक्ल है। अभी तक महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत नहीं की थी। उन्होंने एक लेटर लिखा इरविन को, अंग्रेज था, वहां पर उन्होंने 11 डिमांड्स लिखी थी। कब लिखा था? डेट्स रट्टा लगा लिया, आर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ठीक है। तो 31 जनवरी 1930, 31 जनवरी 1930 को उन्होंने लॉर्ड इरविन को 11 डिमांड का भाई दे दिया हमारी इंडियंस की, ये भी डिमांड्स पूरी करो। 11 की 11 पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 11 डिमांड में क्या है, बेसिकली रिच पुअर की भी बात की गई है। यहाँ पर एक जो की डिमांड थी ना उनकी, वो था एंड ऑफ साल्ट टैक्स, कि साल्ट टैक्स को मिटाया जाए। 10 तो कॉमन डिमांड थी, हाँ भी हमारे साथ अत्याचार ना करो, हमारे को बढ़िया सैलरी दो। उसमें से 11 में से एक डिमांड जो की डिमांड थी उनकी, जो उनका मेन पॉइंट था, साल्ट टैक्स को खत्म करो, जितने भी साल्ट टैक्स है लगाए हैं उसको खत्म करो। उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया, हाँ भी अगर ये 11 डिमांड्स को अगर पूरा ना किया गया तो भाई मैं अगली मूवमेंट शुरू कर दूंगा, जिसका नाम क्या रख दिया गया उन्होंने, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो आपकी मेन हेडिंग भी है। ये वार्निंग कब दी थी? 11 मार्च 1930, 11 मार्च 1930 को उन्होंने वार्निंग दी। महात्मा गांधी का गोल क्या था? जैसे मैंने ऊपर भी बताया कि यूनाइट करना, पीपल को, कॉमन लोगों को यूनाइट करना, इकट्ठा करना, ताकि वो देश के प्रति प्यार करे और महात्मा गांधी का साथ दे, और लड़े झगड़े ना, और महात्मा गांधी का साथ देते देते देश को आजाद करवा दे। लास्ट में क्या होगा भाई? अंग्रेजों की वही पुरानी सी बात, इरविन ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट कर दिया तो महात्मा गांधी आगे क्या करेंगे? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करेंगे, साल्ट को बिना अंग्रेजों की परमिशन से प्रोड्यूस कर। यहाँ पर ये तो था बेसिक कंसेप्ट ऑफ द स्लाइड। अब आगे यहाँ पर आता है साल्ट मार्च। आपको आ सकता है साल्ट कोर्स के बारे में लिखो, कब स्टार्ट की, कहाँ से स्टार्ट की उन्होंने अपनी यात्रा। तो बेसिकली साल्ट मार्च बिगिन की थी उन्होंने अपने 78 वॉलंटियर्स, मतलब उनके जो खास बंदे बोल दो, 78 वॉलंटियर के साथ उन्होंने साल्ट मार्च की यात्रा को शुरू किया। मतलब वहां पर एक नदी में उन्होंने साल्ट को बॉयल करके प्रोड्यूस करना था विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश, जिससे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होगी। तो पहला पॉइंट समझ आ गया। साल्ट मार्च जो थी, 78 वॉलंटियर, ये बड़ी ज्यादा फेमस पिक्चर है महात्मा गांधी की, हर जगह पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है रूट। रूट कौन सा था उनका? तो रूट था, दो प्लेसेस याद रखनी है, साबरमती टू डांडी। साबरमती आश्रम था महात्मा गांधी, और डांडी एक प्लेस है, दोनों के दोनों गुजरात में है। साबरमती से लेके गुजरात तक का सफर तय करना था उन लोगों को, जो कितनी माइल्स था? 240 माइल्स। और यहाँ से ना बहुत सारे एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। रूट बताओ साबरमती टू डांडी, इसलिए इसको डांडी यात्रा भी बोला जाता है, साल्ट मार्च भी बोला जाता है और डांडी मार्च भी बोला जाता है। दोनों में से कोई भी आपको आ जाए तो ये सारा का सारा अपनी कहानी लिखनी है। टाइम कितना लगना था उनको? 24 दिन लगने थे, और हर दिन कितना कवर करना था उन्होंने एरिया? 10 माइल्स। 10 माइल्स को कंप्लीट करके 24 दिनों में ये यात्रा पूरी करनी। और स्पोर्ट महात्मा गांधी की ऐसे नहीं कि 78 बंदे ही गए थे बस हो गया, तो महात्मा गांधी की स्पोर्ट्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने यहाँ पर की थी। दांडी में अब पहुंचे कब महात्मा गांधी? 6 अप्रैल, डेट को रट्टा लगा लो, 6 अप्रैल को दांडी में पहुंचे, और उन्होंने वहां पर पानी को बॉयल किया और साल्ट बिना परमिशन के अंग्रेजों के प्रोड्यूस किया। तो यहाँ से इस इंसिडेंट से शुरुआत होती है भाई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के बनाए हुए रूल को तोड़ा। क्या बोला मैंने? तोड़ा। तो जहां पर तोड़ा वर्ड आ गया तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यहाँ पर तोड़ा नहीं आएगा तो वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो पीछे फेल हो चुकी है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको आते आते कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया। साल्ट मार्च के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको नोट्स में दे दूंगा। अब महात्मा गांधी ने साल्ट मार्च भी कर दी, साल्ट को प्रोड्यूस भी कर दिया, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत भी कर दी। अब साल्ट मार्च के आफ्टर क्या हुआ? आफ्टर साल्ट मार्च एक्शन देखेंगे हम इंडियंस लोगों का और ब्रिटिश लोगों का। ब्रिटिश कौन सा चुप रहने वाले थे? पहले महात्मा गांधी ने जब ये साल्ट प्रोड्यूस किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की, तो इंडियंस की एक्शंस क्या थे? यहाँ पर मास एक्शन। मास एक्शन का मतलब क्या है कि बड़े लेवल पे एक्शन हुए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने ब्रिटिश के रूल्स को मानने से मना कर दिया। वही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसा ही थोड़ा सा सीन देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। पीपल्स ने क्या किया? साल्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश। टेस्ट किया लोगों ने, फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज में ब्रिटिश के अंदर
काम कर रहे थे वहाँ पर उनके साथ अत्याचार होता था, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। फॉरेन गुड्स और लिकर शॉप मतलब शराब की दुकानों का लोगों ने क्या किया, बहिष्कार किया। उन्होंने बोला हाँ अभी हम कोई किसी भी चीज़ का बायकॉट करेंगे, किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे अंग्रेज़ों का, ठीक है। पीजेंट्स ने क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया टैक्स देने से, हाँ अभी हम टैक्स भी नहीं देंगे। हमारे बॉस ने तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कर दी। ऑफिशियल्स जो भी ऑफिस में काम करते थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया अपनी जॉब से। वो सेम सा जैसे मैंने बोला है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाला। ट्राइबल्स ग्रुप्स थे जिनको सारे लॉस थे उनके ऊपर लगाए हुए थे अंग्रेजों ने, तो उन्होंने उनके लॉस को मानने से मना कर दिया। ये तो थे भाई इंडियंस के एक्शंस आफ्टर द साल्ट मार्च। आपको यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द ऑल एक्शंस डन बाय द इंडियंस आफ्टर द साल्ट मार्च। तो आपने ये सारे लिखने हैं। अब भाई अंग्रेज कौन सा चुप रहने वाले थे, तो अगला आता है कॉन्सेप्ट एक्शंस ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने क्या किया, कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, ताकि कांग्रेस के लीडर अगर अरेस्ट होंगे तो तब भी लोग टिक जाएंगे, ब्रिटिश का ये मानना था। वायलेंट क्लैशेस होनी शुरू होगी, मतलब लोगों के बीच और अंग्रेजों के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। जैसे मैंने बोला था ना, महात्मा गांधी अगर लड़ाई झगड़े का नाम आएगा तो कोई भी मूवमेंट को बंद कर देंगे, तो इसीलिए आगे चलते मूवमेंट ये बंद होने वाली है, ठीक है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी अरेस्ट हुई, अब्दुल गफ्फार खान। ये महात्मा गांधी का डिसेबल था, मतलब ये महात्मा गांधी का चेला था, स्टूडेंट था, ऐसे समझ लो। उसको अरेस्ट कर लिया गया। कब अरेस्ट कर लिया गया, अप्रैल 1930 को अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। जब महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया तो लोग और भी ज्यादा भड़क गए। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, लोगों का बहुत ज्यादा बुछार अंग्रेजों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, और यहाँ पर 1 लाख पीपल्स को अरेस्ट कर लिया गया। बहुत सारे लोगों को मार भी दिया ब्रिटिश ने। अब यहाँ पर लिखा है ना मर गए, मरने का मतलब क्या है, लोगों और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हो गई, तो जिसके चलते लास्ट में ये वाली मूवमेंट महात्मा गांधी ने इसको कॉल्ड ऑफ कर दिया, इसको बंद कर दिया। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन आएगा, एक्शंस ऑफ ब्रिटिश आफ्टर द साल्ट मार्च, या आपको आएगा महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ क्यों किया, वाई द महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि ये सारा को सारा ये वायलेशन वाला काम हो गया था, तो महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को ले लिया वापस। आई होप ये आफ्टर का इंडियंस का और ब्रिटिश का आपको अच्छी तरह समझ आ गया। यहाँ तक आते आते महात्मा गांधी और अंग्रेजों के बीच में डील होने वाली है। अंग्रेजों ने देखा यहाँ यहाँ भी भारतीय बहुत ज्यादा भड़क रहे हैं, तो इनको कुछ न किसी तरीके से शांत किया जाए। तो यहाँ पर लास्ट में इस हेडिंग में कंसेप्ट आता है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आपको ना यहाँ पर एक पेट क्वेश्चन आता होता है हर 1-2 साल छोड़ के, एक्सप्लेन सेकंड राउंड टेबल मीटिंग। तो इसमें क्या डील थी और किसके बीच में डील थी, ऑब्वियसली बात है महात्मा गांधी के बीच में डील थी, और अंग्रेज का नाम क्या है। यहाँ पर क्या था, महात्मा गांधी ने एक पैक्ट साइन करने की कोशिश की, एक लॉर्ड इरविन करके एक बंदा है। तो कब हुई सेकंड राउंड टेबल मीटिंग, 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और इरविन के बीच में एग्रीमेंट होने जा रहा है। क्या ये सक्सेसफुल होएगा, महात्मा गांधी को बुलाया गया, हाँ भी अब कॉन्फ्रेंस में आओ, आपसे कुछ बात करनी है, ठीक है। तो ये डेट याद रखनी है। और महात्मा गांधी को किसने बुलाया, इस बंदे का नाम इरविन, लॉर्ड इरविन बोला जाता है। इसको गांधी इरविन पैक भी बोला जाता है, या सेकंड राउंड टेबल भी बोला जाता है। दोनों में से कोई भी आए, आपने बढ़िया तरीके से लिखनी है। वैसे भी आपको नोट्स में बढ़िया तरीके से सब कुछ मिल जाएगा। महात्मा गांधी जैसी मीटिंग में गए, अंग्रेज उनको सेटिस्फाई नहीं कर सके। ये मीटिंग ना फेल हो गई, मतलब ये मीटिंग इतनी ज्यादा ये टॉक थी बढ़िया बेहतर नहीं निकली, ये टॉक फेल हो गई। जब महात्मा गांधी को बुलाया गया, लंदन में हुई थी बेसिकली ये, तो इसके पीछे महात्मा गांधी के पीठ के पीछे बहुत सारे इंडियंस को और भी बड़े लेवल के ऊपर मारा गया, और भी बड़े लेवल के ऊपर अरेस्ट किया गया। जब क्या था, जब ये टॉक फेल होगी, महात्मा गांधी वापस आए, तो उनको पता चला रिप्रेशन थी, ये रिज्यूम होनी शुरू होगी। रिप्रेशन मतलब जो भी दबाने वाला काम था अंग्रेजों का, वो दोबारा से रिज्यूम हो गया, दोबारा से चल पड़ा। महात्मा गांधी को उन्होंने तो गोली देने के लिए बुलाया था, हाँ भी आप आओ और हम ये बंद करेंगे लड़ाई झगड़ा। बहुत सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। ब्रिटिश ने कांग्रेस पार्टी को बैन कर दिया, उन्होंने बोला कांग्रेस पार्टी जहां पर भी दिखेगी उनको हम मार देंगे। तो ये सारा का सारा काम हो गया। तब महात्मा गांधी को रियलाइज हुआ मैंने ये बंद क्यों की, तब महात्मा गांधी ने दोबारा से इस मूवमेंट को स्टार्ट किया। देन महात्मा गांधी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पर लास्ट में आते आते 1934 में ये मूवमेंट अपना मोमेंटम खो गई, मतलब ये मूवमेंट इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। पहले महात्मा गांधी की सक्सेसफुल रही, बंद क्यों हुई आपको अच्छी तरह समझ आ गया था ना। अब महात्मा गांधी ने दोबारा लॉन्च की, पर ये मूवमेंट अच्छी तरह चल नहीं पाई। दोबारा जब स्टार्ट की, कब, 1934। ये लॉस्ट कर गई थी अपना मोमेंटम, मतलब ये कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गई थी मूवमेंट से। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फेल हुई थी, और वैसे ही ये वाली मूवमेंट 1934 में फेल होगी। जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं सारे के सारे नोट्स में मिल जाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आई होप ये हेडिंग 3.1 आपको अच्छे से समझ आ गई। इसके बाद इसकी नेक्स्ट सब हेडिंग डिस्कस करने जा रहे हैं 3.2, जिसका नाम क्या रहने वाला है, हाउ पार्टिसिपेंट्स सा द मूवमेंट।
जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट महात्मा गांधी ने लॉन्च की थी, जो फेल हो गई थी और 1932 में अगेन रीलॉन्च की थी। मतलब उसके दौरान कितने-कितने लोगों ने, कौन से लोगों के ग्रुप्स ने इस मूवमेंट को जॉइन किया और वो इस मूवमेंट को किस प्रकार देखते थे, ये सारा का सारा कंसेप्ट हम इस हेडिंग में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान रखना, बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है, बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे, तो बी केयरफुल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स। कंसेप्ट को डीपली डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स जिन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे क्या वो सक्सेसफुली ज्वाइन रहे लंबे समय तक, या कई कारणों के चक्कर में कुछ ग्रुप इस मूवमेंट से पीछे हट गए। तो बेसिकली पहले 4 मैं ग्रुप बता देता हूँ। एक है कंट्री साइड रिच पीजेंट, जो कंट्री साइड मतलब गाँव के रिच पीजेंट्स थे, उन्होंने इस मूवमेंट को कैसे देखा भाई। उसके बाद पुअर पीजेंट्स जो रिच पर्सन के अंडर ही काम करते थे, उन्होंने इस मूवमेंट को कैसे देखा। बिजनेस क्लास लोगों ने इस मूवमेंट को कैसे देखा और वर्किंग क्लास जो लोगों ने इस मूवमेंट को कैसे देखा। क्या ये लंबे समय तक मूवमेंट के साथ जुड़े रहे, अगर नहीं रहे तो उसके पीछे क्या कारण था। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, जो मेन हेडिंग ही है हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। तो कौन से पार्टिसिपेंट डिस्कस करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले कंट्री साइड रिच पीजेंट्स के बारे में, जो गाँव के रिच किसान थे। रिच किसको बोला जाता है, जिसके पास खुद की जमीन थी और वो अपने बिंदास तरीके से वहां पर खेती बाड़ी करते थे। वो इस मूवमेंट के साथ कैसे जुड़े रहे और कैसे अलग हुए, ये डिस्कस करने जा रहे हैं। बस तो हम सभी ग्रुप का ऐसे ही डिस्कस करेंगे, तो इसको पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। आपको एग्जाम में आ सकता है, जो कंट्री साइड रिच पीजेंट्स कौन सी कैटेगरी के लोग थे जिन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। तो आपने 2 कैटेगरी याद रखनी है, एक पट्टीदार जो कहाँ पर थे, गुजरात के पट्टीदार ने इसको ज्वाइन किया, और लास्ट में दूसरा है जाट्स। जाट्स कहाँ के थे, उत्तर प्रदेश के जाट। तो यहाँ से एक एमसीक्यूज क्वेश्चन आता था, इसका ध्यान रखना। उसके बाद इनकी डिमांड क्या थी, क्यों इन्होंने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट महात्मा गांधी की ज्वाइन की थी। इनसे हाई रेवेन्यू लिया जाता था, टैक्स हाई लिया जाता था, गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट इनसे हाई टैक्स लेती थी। तो इनका स्वराज और स्ट्रगल, इनकी स्ट्रगल क्या थी, इनके लिए स्वराज, इनके लिए फ्रीडम क्या थी। हाँ भी हमें राहत मिल जाए, हमें छुटकारा मिल जाए हाई रेवेन्यू में। तो इसीलिए उन्होंने एक्टिवली इस मूवमेंट को, कौन सी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को ज्वाइन किया। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन 1 नंबर का ये बनता होता है, 2 मार्क्स का, सॉरी। रिच जो किसान थे कंट्री साइड के, उन्होंने क्यों इस मूवमेंट को ज्वाइन किया, तो ये सारा कारण लिखना है उसका। उसके बाद आगे बात करते हैं उनकी डिसअपॉइंटमेंट, मतलब वो किस चीज से निराश हो गए थे महात्मा गांधी की। वो ना, जो महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को 1931 में विड्रॉल कर लिया था, जो हम मैंने पीछे कारण बताया, उसका रीजन बताओ। 1931 में महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का विड्रॉल क्यों किया। तो बहुत सारे कारण थे, कोई एक बता दो आप कमेंट बॉक्स में। तो जिसके चक्कर में ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए। उन्होंने बोला हाँ भी, अब महात्मा गांधी हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं, हम बढ़ चढ़ के इस मूवमेंट को एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। पर महात्मा गांधी ने जब 1931 में इस मूवमेंट को विड्रॉल कर लिया, तो दैट इज द डिसअपॉइंटमेंट फॉर द कंट्री साइड रिच पीसेंट्स। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, जब महात्मा गांधी ने इसको रीलॉन्च किया था मूवमेंट को 1932 अगले साल ही, तो इन्होंने इसका ना सपोर्ट नहीं किया। मतलब वही सेम सी बात होगी, अगर पहले महात्मा गांधी बंद ना करते तो ये कभी भी उस मूवमेंट के साथ नहीं टूटते। तो जब महात्मा गांधी ने 1931 में बंद कर दी और 1932 में दोबारा लॉन्च की थी, तब इन्होंने ज्यादा सपोर्ट नहीं की। तो आई होप ये रिच कंट्री साइड पीजेंट्स का कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं सारे के सारे नोट्स में दे दूंगा। नाउ मूव टू द पुअर पीजेंट्स। पुअर पीजेंट्स क्या इस मूवमेंट को देखते थे, क्या इस मूवमेंट में ज्वाइन हुए, या उन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन नहीं किया, तो इसके पीछे कारण क्या था। तो सबसे पहले डिमांड की बात करते हैं। जैसे हमने रिच पीजेंट की डिमांड देखी थी, वैसे ही पुअर पीजेंट्स की डिमांड थी, जिसके चक्कर में उन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन करना चाहा। तो उनकी डिमांड थी, उनके पास ना रेंट बड़ा लिया जाता था। बेसिकली आपने एक कंसेप्ट याद रखना है, एक तरफ ब्रिटिश थे और बीच में थे रिच पीजेंट्स, और लास्ट में थे पुअर पीजेंट, जो रिच पीजेंट्स के नीचे ही काम करते थे, रेंट देते थे उनकी जमीन का। जो जितना भी रेंट इकट्ठा कर लिया था रिच पीजेंट्स ने, फॉर एग्जांपल, वो ब्रिटिश को रेंट देते थे और ब्रिटिश को टैक्स देते थे। तो बेसिकली पुअर पीजेंट्स की ये डिमांड थी, ब्रिटिश से नहीं थी। बेसिकली उनकी रिच पीजेंट्स से डिमांड थी। डिमांड क्या थी, वो उनसे ना रेंट कम लिया जाए, मतलब भाड़े पे जितनी भी जमीन लेते थे, ठेके पे समझ लो, तो उसका रेंट कम देना पड़े उनको। आगे उन्होंने एक्शन क्या किया, एक्शन किया उन्होंने, स्टार्ट की नो रेंट कैंपेन। आपको एग्जाम में आ सकता है, ऐसा कौन सा ग्रुप था जिसने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के चलते हुए एक नो रेंट करके एक कैंपेन चलाई थी। तो वो थे पुअर पीजन, पुअर किसान।
अब बात करते हैं कांग्रेस का स्टैंड। कांग्रेस का स्टैंड मतलब महात्मा गांधी उनके साथ थे या नहीं थे, तो इसका आंसर है नो। महात्मा गांधी या कांग्रेस ने उनकी सपोर्ट नहीं की। उनको ये डर था कि रिच जो किसान थे वो उनके साथ जुड़े हुए थे। अगर ये पुअर पीजेंट्स की बात सुन लेते हैं तो रिच किसान उनसे अपसेट हो जाएंगे और वो उनकी पार्टी का साथ छोड़ देंगे। तो कांग्रेस को ये डर था, राजनीति है भाई, तो इसके चक्कर में उनकी सपोर्ट नहीं की कांग्रेस ने। आपको आ सकता है वो कांग्रेस ने रिच पीजेंट्स की सपोर्ट की और पुअर पीजेंट्स की सपोर्ट नहीं की, उसके पीछे क्या कारण है, तो ये लिखना है आपने। उसका रिजल्ट क्या निकला, तो उन्होंने बेसिकली और रेडिकल जितनी भी मूवमेंट थी, जितनी भी अग्रेसिव मूवमेंट थी, जो कहते थे हाँ भी हम लड़ झगड़ के हमने देश को आजादी दिलवानी है, उनके साथ जुड़ गए थे। तो जिससे इसकी आउटकम क्या हुई, पुअर पीजेंट्स थे जो था वीक था, इतना ज्यादा इस मूवमेंट के साथ कनेक्ट नहीं हो पाए। मतलब अब तक हमने ये देखा है रिच पीजेंट्स की वजह से पुअर पीजेंट्स को कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया इस मूवमेंट में। तो आई होप ये दो प्रोस्पेक्टिव आपको अच्छी तरह समझ आ गया, रिच पीजेंट्स और पुअर पीजेंट्स का। नाउ मूव टू द बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास क्या इस मूवमेंट के साथ जुड़ पाई, अगर नहीं तो उसके पीछे क्या कारण था। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेसमैन क्लास सबसे ज्यादा अमीर होनी शुरू होगी ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग क्या हुआ, बिजनेस क्लास का बिजनेस चल पड़ा, ऐसे याद रख लो। तो वो रिच और पावरफुल होनी शुरू होगी। उनकी डिमांड क्या थी, वो उनको प्रोटेक्शन चाहिए थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी ब्रिटिश ने। तो वो लोग ये चाहते थे, उनकी डिमांड ये थी कि उनका बिजनेस आसानी से फ्रीडम के साथ ब्रिटिश नहीं करने देते थे और ब्रिटिश सिर्फ अंग्रेजों को ही फायदा दिलवाते थे। वो बोलते थे कि भारत का कोई भी बिजनेसमैन या इंडस्ट्री वाला बंदा अमीर नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली आपको वर्ल्ड वॉर वन का कंसेप्ट समझ आना चाहिए। हाँ भी वो उनके पास रिच और पावरफुल कब हुए, वर्ल्ड वॉर वन के ड्यूरिंग उनके पास पैसे आने शुरू हो गए और उनकी डिमांड क्या थी, उनको फ्रीडम चाहिए थी अपने बिजनेस के लिए। यहाँ तक समझ आ गया। तो इंडस्ट्री क्लास ने अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनानी शुरू कर दी ड्यूरिंग जब ये महात्मा गांधी अपनी मूवमेंट चला रहे थे। ऑर्गेनाइजेशन का भाई नाम याद रखना है। सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, जो कब उन्होंने स्टार्ट की 1920। दूसरी है FICCI की बोला जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन कब स्टार्ट की गई, 1927 मतलब 1927 को। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन सी बिजनेस क्लास ने अंग्रेजों के खिलाफ धरना देने के लिए या अपना गुस्सा प्रकट करने के लिए स्टार्ट की थी। तो ये दो याद रखनी है। उसके बाद लीडर्स, इनके लीडर्स कौन कौन से थे, सबसे मेन लीडर्स है, इनको आपने याद रखना है। परसोत्तम दास ठाकुर एंड GD बिरला आर द लीडर्स, आर द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द बिजनेस क्लास। तो आपने याद रखना है लीडर्स, परसोत्तम दास ठाकुर और GD बिरला जी उनका लीडर के रूप में आए थे। उन्होंने सपोर्ट की जितने भी महात्मा गांधी, उनको पता चला महात्मा गांधी ने एक सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट करके मूवमेंट चलाई है, तो उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट की इस मूवमेंट की। उनके सपोर्ट करने का पीछे कारण क्या था, उनको आजादी चाहिए थी जो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही दिलवा सकती थी उनके हिसाब से। तो उन्होंने बहुत हाई लेवल के ऊपर सपोर्ट की इनकी, उनको फंड भी प्रोवाइड करवाए। जितने भी कांग्रेस पार्टी को फंड चाहिए थे, पैसे दिए चाहिए थे, उनको पैसे प्रोवाइड करवाए गए। बाइकआउट किया महात्मा गांधी के साथ उन्होंने फॉरेन गुड्स का, और इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए ये सारा का सारा स्ट्रगल कर रहे थे ताकि उनकी अर्थव्यवस्था, उनके जितने पैसे या बिजनेस है वो फ्रीडम के साथ चल सके। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि बिजनेस क्लास का इस मूवमेंट में शामिल होने के पीछे क्या कारण था, किस क्या वो देखते थे, ठीक है। उसके बाद भाई डिक्लाइन, इनकी और कांग्रेस मतलब बिजनेसमैन और कांग्रेस जो रिश्ता था वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया। क्यों हो गया, उसके पीछे थी रीजन, सेकंड राउंड टेबल जो मैंने कॉन्फ्रेंस करवाई थी महात्मा गांधी और इरविन के बीच में हुई थी, तो बेसिकली जो फेल हो गई थी। तो इनको ये डर लगने लग गया, हाँ भाई अब मिलिट्री रूल ना चल जाए। मिलिट्री रूल चल गया तो उनको जितना भी बिजनेस उनका पहले चल रहा था अंग्रेज कहीं वो उनकी सपोर्ट के चक्कर में बंद ना कर दे भाई। तो इसीलिए उन्होंने महात्मा गांधी की सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में धीरे धीरे साथ छोड़ना शुरू कर दिया। अब आपको यहाँ पर ये समझ आ रही है कि कैसे कैसे ज्वाइन किया और कैसे कैसे उन लोगों ने, लोगों के ग्रुप्स ने इनको क्या किया, इस मूवमेंट को पीछे हटना शुरू हो गया। आई होप ये तीनों के तीनों आपको अच्छी तरह समझ आ गई। नाउ मूव टू द लास्ट ग्रुप, इसको बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। इस मूवमेंट के साथ जुड़ी, अगर नहीं जुड़ी तो इसके पीछे क्या कारण था। सबसे पहले बात करते हैं उनकी पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन बड़ी ज्यादा लिमिटेड थी, बताऊंगा कारण क्यों। और इसका एक ही ग्रुप महात्मा गांधी की विडोस मीडियम मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ था, वो था नागपुर रीजन। तो आपको आ सकता है ऐसा कौन सा रीजन था इंडिया में बेसिकली जो इस मूवमेंट के साथ जुड़ना चाहता था, जो थोड़ा थोड़ा जुड़ा हुआ था। तो नागपुर रीजन आपने याद रखना है। आगे आता है जब इनकी पार्टिसिपेशन थी उसके पीछे रीजन क्या था, क्यों लोग इनके साथ जुड़ नहीं पाए थे। वो सेम सी बात है, इसको रिकॉल कर लो। क्या सेम सी बात है, जो वर्कर्स स्टे अवे थे, इसका कारण ये था
कि जो फैक्ट्री ओनर्स थे वो कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, कांग्रेस। जो हमने पीछे पढ़ा है इंडस्ट्रियल क्लास जो होगी, तो बेसिकली एक ग्रुप अगर खुश करता था महात्मा गांधी फॉर एग्जांपल, तो दूसरा ग्रुप उससे नाराज हो जाता था। इसीलिए महात्मा गांधी को स्ट्रॉन्ग ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ा, स्ट्रॉन्ग ग्रुप के साथ हाथ मिलाना पड़ा। तो जो बेसिकली जैसे ने रिच पीजेंट देखे थे, उनके नीचे पुअर पीजेंट काम करते थे। अगर रिच पीजेंट्स का उन्होंने बात नहीं मानी, पुअर पीजेंट का साथ किया, तो रिच पीजेंट उनका साथ छोड़ देंगे, जो उनके लिए बुरी बात थी उस पार्टी के लिए। वैसे ही जो बिजनेस क्लास के लोग थे, अगर वो नाराज हो जाते महात्मा गांधी से, तो उन्होंने वो कांग्रेस का साथ छोड़ देना था, क्योंकि वर्कर की डिमांड थी कि उनको ज्यादा सैलरी मिले। जो सैलरी मिलती किससे थी, इंडस्ट्रियल क्लास से। तो एक खुश होता था तो दूसरा नाराज होता था। तो महात्मा गांधी कांग्रेस ने क्या किया, जो स्ट्रॉन्ग पार्टी थी उनका ही साथ दिया, बेचारों का, इन लोगों का साथ नहीं दे पाई कांग्रेस उस समय में। ठीक है, आगे उनकी इन्वॉल्वमेंट आ सकती है, जो मेनली नागपुर रीजन उनके साथ अटैच हुआ। उन्होंने क्या क्या किया, महात्मा गांधी के साथ जुड़ के उन्होंने ज्वाइन किया बाइकआउट फॉरेन गुड्स को, और प्रोटेस्ट किया। लो वेजेस थी उनकी, जो वेजेस थी उनके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने इवेंट्स आगे याद रखने हैं, कौन सी डेट को क्या किया, ये एग्जाम में आते होते हैं। 1930 और 1932 की इवेंट्स याद रखनी। 1930 में क्या हुआ, उन्होंने स्ट्राइक की रेलवे वर्कर्स ने, और छोटा नागपुर के रीजन वाले वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया, एज इट इज याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद 1932 में पोर्ट्स वर्कर्स, जो पोर्ट के बंदरगाह में वर्कर्स काम करते थे, उन्होंने स्ट्राइक्स की। तो महात्मा गांधी का ऐसे साथ दिया। लास्ट में जो कांग्रेस का स्टे था इन वर्कर्स के साथ, वो इग्नोर हुआ। मतलब कांग्रेस ने इनको इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि जो इनकी डिमांड थी हाई वेजेस उनकी हो जाए, तो बेसिकली वो किसके खिलाफ हो जाते थे, इंडस्ट्रियल्स के खिलाफ हो जाते। तो महात्मा गांधी ने एक को खुश किया और एक को नाराज किया, ऐसे समझ लो। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको नोट्स में दे दूंगा। लास्ट में आपको आता है वुमेन के बारे में। वुमेन का पार्टिसिपेशन कैसा था? जो वुमेन जो थी, उन्होंने भी इस मूवमेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उन्होंने प्रोटेस्ट किए, साल्ट मार्च के ड्यूरिंग बहुत सारी वुमेन महात्मा गांधी के साथ जुड़ी। पर यहाँ पर उनके जो रोल थे लिमिटेड थे, उनको सिर्फ सिंबॉलिक रोल मिले थे। मतलब यहाँ पर अगर बोला जाए कि मेन रोल में सिर्फ और सिर्फ मेन को ही हिस्सा दिया जाता था, मेन को ही पार्टिसिपेट किया जाता था। उनको, उन्होंने पार्टिसिपेट तो किया पर उनको उतना ज्यादा क्रेडिट नहीं मिला। इसीलिए आगे जाके ये मूवमेंट धीरे धीरे फेल होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि महात्मा गांधी क्या करते थे, एक ग्रुप को साथ देते थे और दूसरे को इग्नोर किया जाता था, जिसके चक्कर में ये मूवमेंट धीरे धीरे आगे जाके फेल होनी शुरू होगी। आई होप ये कंसेप्ट 3.2 का आपको अच्छे से समझ आ गया। इसके बाद इस हेडिंग की लास्ट सब हेडिंग डिस्कस करते हैं 3.3, जिसका नाम क्या रहने वाला है, लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट की थी, उसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी। मतलब उसने कौन कौन से समाज के ग्रुप्स को कवर नहीं किया था, और जिसके चक्कर में वो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट फेल होती दिखती जा रही थी। तो बेसिकली इस स्लाइड में ना हम ना दो ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वाली मूवमेंट उनको कवर नहीं कर पाई, इसलिए इस हेडिंग का क्या नाम है, लिमिटेशन। मतलब उसकी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की क्या क्या लिमिटेशन है। ग्रुप कौन से, मैं आपको पहले बता देता हूँ। दलित के बारे में पढ़ेंगे, दलित क्या होते हैं, इसके ऊपर बड़े सारे क्वेश्चन आते होते हैं। उस समय दलित किसको बोला जाता था, ये सारा डिस्कस करेंगे। और मुस्लिम को हम कवर करेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी इस मूवमेंट के साथ जुड़ नहीं पाई और इस मूवमेंट की लिमिटेशन बन गई। तो आइए इस हेडिंग का बढ़िया तरीके से ऑपरेशन करते हैं और कंसेप्ट को डीपली समझते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं दलित एंड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। मतलब दलित लोगों का सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं रहा या रहा है, वो सारा का सारा कंसेप्ट यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दलित की ब्रैकेट में मैंने लिखा है अनटचेबल्स। अनटचेबल समाज का वो लोगों का ग्रुप था, उस समय की बात अगर करूं, जब ये आजादी का दौर चल रहा था, 1947 से पहले का एरा समझ लो। दलित लोगों को अनटचेबल बोला गया था। अनटचेबल मतलब उनको टच भी नहीं किया जाता था। मतलब समाज में भेदभाव का सीन देख लो कितना ज्यादा बड़ा है। जो दलित लोग थे, बेसिकली इस दलित में एससी लोग थे, एसटी लोग थे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जिसको बोला जाता है, जिनकी संख्या बड़ी ज्यादा कम थी। उनको लोग टच भी नहीं करते थे। मतलब अगर पानी पीना है तो दूर से पियो भाई, हमारे कुएं को हाथ भी ना लगाओ, जिससे अगर हाथ लगा दोगे तो हमें भी नरक में जाना पड़ेगा। ऐसी थिंकिंग थी उस समय में। तो बेसिकली इन लोगों के साथ क्या क्या बुरा हुआ और कौन सी पर्सनैलिटीज ने इनको ऊपर उठाने की समाज में कोशिश की, ये सारा कंसेप्ट आपको क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में आता होता है। तो कांग्रेस व्यू, पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, कांग्रेस का व्यू कैसा था दलित को लेके। तो बेसिकली दलित को ना कांग्रेस लंबे समय से इग्नोर कर रही थी। इसके पीछे क्या कारण था, वही पीछे ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग थी जो कांग्रेस की। अभी एक को खुश रखना है और दूसरे को उदास रखना है, ऐसे जैसे मैंने पिछली स्लाइड्स में करवाया। तो कांग्रेस ने दलित लोगों को लंबे समय से इग्नोर किया। उनका ये मानना था कि उनसे जो हाई कास्ट हिंदू लोग थे उस समय में, वो अपसेट हो जाएंगे और अपसेट होने के चक्कर में उनकी पार्टी को छोड़ देंगे और
कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय समाज में सबसे ज़्यादा लोग कौन से थे? हिंदू लोग थे, और जिसके चक्कर में जिनकी संख्या कम थी, माइनॉरिटी थी, वो थे दलित लोग, जिसको अनटचेबल जैसे मैंने बोला है बोलते थे। तो वो लोग हिंदुओं को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। हिंदू का बेसिकली उस समय हिंदुओं का ये मानना था, हिंदू में जैसे ब्राह्मण लोग थे जो जो पूजा पाठ वगैरह करवाते थे, लोग उसकी बड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। तो बेसिकली उनकी संख्या ज़्यादा थी, और जो दलित लोग थे, एससी एसटी वगैरह लोग, उनकी संख्या कम थी और उनके साथ बड़ा ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। तो हिंदू लोगों को अपसेट ना करने के चक्कर में जो कांग्रेस का व्यू था दलित लोगों के लिए, वो इग्नोर रहा है। अब बात करते हैं महात्मा गांधी स्टैंड। आपको आ सकता है महात्मा गांधी ने क्या स्टैंड लिया दलित लोगों की हेल्प करने के लिए। अब महात्मा गांधी ने ये डिक्लेयर कर दिया, या पहले उन्होंने सोचा ऐसे तो काम चलेगा नहीं, अगर देश की आज़ादी करवानी है तो सभी को साथ मिलके अंग्रेजों को लाते मार के बाहर भगाना पड़ेगा। अब सभी मैंने बोला ना, तो उनके दिमाग में था सभी तभी हो पाएँगे जब सभी कास्ट के लोग एक दूसरे के संयोग से ये काम करें। तो उन्होंने एक बात सोची, जो स्वराज था ना, स्वराज मतलब आज़ादी, वो इम्पॉसिबल है विदाउट द एंडिंग ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी, छुआ-छूत की बीमारी को जब तक खत्म नहीं किया जाना चाहिए, तब तक देश को आज़ादी नहीं मिलेगी एज़ पर द गांधी व्यू। तो उन्होंने एक प्रयास किया, वो फेमस पर्सनैलिटी थी उस समय महात्मा गांधी। दलित लोगों को हरिजन बोला। हरि का मतलब होता है भगवान, और जन का मतलब होता है चिल्ड्रन। तो इसको मिला के क्या बना? चिल्ड्रंस ऑफ गॉड। तो आपको ना यहाँ पर एक एमसीक्यूज़ आ सकता है। महात्मा गांधी ने हरिजन किसको बोला? तो दलित लोगों को, अनटचेबल्स लोगों को हरिजन बोला। वो भी भगवान के बच्चे हैं, उनको भी सभी चीज़ों को लेने का अधिकार है। तो उन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह किए, जैसे मैंने आपको शुरुआत में चैप्टर में बताया था, महात्मा गांधी ने बहुत सारे सत्याग्रह किए हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। तो दलित लोगों के लिए उन्होंने सत्याग्रह शुरू किए। टेम्पल में एंट्री नहीं उनको मिलती थी, वो उनके ऊपर उन्होंने जोर दिया, हाँ भी बेचारों, ये भी भगवान के बच्चे हैं दलित लोग, इनको भी टेम्पल्स में एंट्री मिलनी चाहिए। यूज़ ऑफ पब्लिक वेल, मतलब कुआँ वगैरह जो होता था उस समय कॉमन था, जिसको सारे लोग पानी के लिए यूज़ करते थे, उनको एंट्री के लिए, रोड्स पे चलने के लिए, स्कूल्स में उनके बच्चों को कोई दाखिला नहीं देता था। तो उन्होंने, महात्मा गांधी ने ये सत्याग्रह उनकी हेल्प के लिए लॉन्च की। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, महात्मा गांधी ने दलित लोगों को क्या बोला, हरिजन, और उनकी लाइफ को सुधारने के लिए क्या-क्या सत्याग्रह में क्या-क्या किया। और लास्ट में महात्मा गांधी ने पर्सनली क्लीन भी किए खुद उन लोगों के टॉयलेट्स, ताकि लोग समझ सके ये अनटचेबिलिटी खत्म करनी है, हमने देश को आज़ादी दिलवानी है, ना कि हमने इस वाले मामलों में पड़ना है, हाँ भी तू गरीब है, तू अमीर है, तू छोटी जात का है, तू बड़ी जात का है, ठीक है। तो उन्होंने आगे रिक्वेस्ट भी की अपर क्लास लोगों के साथ, हाँ भी आप ये अनटचेबिलिटी वाला कंसेप्ट छोड़ दो। दैट इज द स्टैंड ऑफ महात्मा गांधी फॉर द दलित पीपल। तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन बनता होता है जो आपने बिल्कुल ध्यान से याद रखना है। अब बात करते हैं दलित लोगों की डिमांड क्या थी। डिमांड क्या थी भाई? समाज में इक्वालिटी मिले, उससे रिलेटेड उनकी डिमांड थी। तो आपको आ सकता है ड्यूरिंग द अनटचेबिलिटी व्हाट इज द डिमांड ऑफ अ दलित पीपल। तो पहली है पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, एम्पावरमेंट मिलना चाहिए उनको, राजनीति में भी उनको मौका दिया जाना चाहिए, और उनकी एम्पावरमेंट मतलब उनको भी पावर मिलनी चाहिए, उनको भी समाज में जीने का पूरा पूरा हक है। अगली डिमांड थी उनकी रिजर्व सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड लेजिस्लेचर। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी उनकी रिजर्वेशन होनी चाहिए भाई, उनका ये मानना था। और जितने भी लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मतलब क्या होता है? जो रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिया के लिए बनाती है, जैसे पार्लियामेंट, वहां पर भी उनकी रिजर्वेशन होनी चाहिए, ताकि वो अपने बारे में कुछ सोच सके। और उनकी लास्ट डिमांड क्या थी? सेपरेट इलेक्टेड फॉर दलित रिप्रेजेंटेटिव। इसको समझो, उनका ये मानना था हमें सेपरेट इलेक्ट्रेट मिलनी चाहिए। सेपरेट इलेक्टेड का मतलब क्या होता है? मान लो कोई दलित इलेक्शन में खड़ा हुआ, तो दलित को वोट कौन डालेगा? दलित ही वोट डालेगा। फॉर एग्जाम्पल हिंदू खड़ा हुआ है तो हिंदू ही उसको वोट डालेगा। अगर एससी का कोई बंदा इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है तो उसको लोग, एससी लोग ही वोट डालेंगे, उसको बोला जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट। पर आजकल क्या है? जनरल इलेक्टोरेट है, मतलब एक कैंडिडेट चाहे एससी कैटेगरी का खड़ा हो चाहे एसटी का खड़ा हो, वोट का क्या डालते हैं? सभी लोग डालते हैं, जनरल भी डालते हैं, हिंदू भी डालते हैं, मुस्लिम भी डालते हैं, सिख भी डालते हैं। सेपरेट इलेक्टोरल एक नेगेटिव सी फीलिंग सी लेके आता है, हाँ भी एक बंदा एससी है तो एससी ही वोट डालेगा, तो ये गलत बात है। तो आगे देखते हैं इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, उनकी मांगे पूरी हुई कि नहीं हुई। आगे बात करते हैं पार्टिसिपेशन इन मूवमेंट। दलित का जो पार्टिसिपेशन था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में, वो क्या था? लिमिटेड था। महात्मा गांधी उनको इतना ज्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाए, महात्मा गांधी उनको अपनी बातों में लेके नहीं आ सके, इसलिए जो दलित लोग थे इस मूवमेंट के साथ जुड़ नहीं पाए। आपको आ सकता है महात्मा गांधी ने क्या क्या वर्क की उनको लाइफ में ऊपर उठाने के लिए, और उनकी डिमांड्स क्या थी दलित लोगों की, और दलित लोगों की पार्टिसिपेशन थी मूवमेंट को लेके, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, वो कम थी और कम क्यों थी, ये सारा का सारा कंसेप्ट वैसे भी आपको नोट्स में एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आई होप ये दलित और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। अगला इस हेडिंग
हेडिंग में कंसेप्ट आता है अगला करेक्टर बी आर अम्बेडकर जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से समझना। बी आर अम्बेडकर जी एंड महात्मा गांधी एंड पूना पैक्ट का क्या कंसेप्ट था। अब मैंने पीछे आपको क्या बताया है, महात्मा गांधी सेटिस्फाई नहीं कर पाए थे दलित लोगों को, तो दलित लोगों के एक लीडर थे उस समय में, आज भी उनका नाम बड़ा अच्छे वे में लिया जाता है, जो जिसको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, बी आर अम्बेडकर जी। तो क्या सीन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का, तो उन्होंने एक फॉर्मेशन की थी डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। मतलब डिप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, जिसको प्रेस करके रखा जाता है, जो डिप्रेशन में है सोसाइटी का ऐसा सेक्शन जिसको ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता, चाहे वो लोग हो चाहे वो सरकार हो, यानी कि माइनॉरिटी होती है। तो इसके चक्कर में बी आर अम्बेडकर जी जो खुद दलित फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की 1930 में। आपको आ सकता है बी आर अम्बेडकर जी ने कौन सी संस्था की स्थापना की और कब की, ये ध्यान से रखना। तो इनकी डिमांड क्या थी, बी आर अम्बेडकर जो रिप्रेजेंटेटिव बने थे दलित के, तो उनकी डिमांड थी जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलने चाहिए फॉर दलित इन सेकंड राउंड टेबल। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो पीछे महात्मा गांधी और इरविन के बीच में हुई थी, उनमें एक पर्सनैलिटी भी थी जिसका नाम था बी आर अम्बेडकर। तो उन्होंने वहां पर अंग्रेजों के सामने अपनी बात रखी जैसे महात्मा गांधी ने रखी, तो उनकी बातों के ऊपर विचार होना शुरू हो गया, मतलब वो अंग्रेज मानना शुरू हो गए, हाँ भी सेपरेट इलेक्टोरल मिलेंगे दलित लोगों को। तो गांधी जी ने इसका अपोज किया। अपोज किसको किया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स को उन्होंने अपोज किया दलित लोगों को मिलने वाले में। उनका ये मानना था, उनका क्या विचार था, बिलीव इट वुड सोशल इंटीग्रेशन। इंटर का मतलब होता है रुकावट डालना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है अगर सभी को एक करना है महात्मा गांधी के अकॉर्डिंगली। तो अगर हम किसी को सेपरेट इलेक्टोरल की उपाधि दे रहे हैं, हाँ भी एससी अपनी वोट लड़ेगा, एसटी अपनी वोट लड़ेगा, उसको वोट डालने वाला भी एससी और एसटी होएगा, तो ये समाज में ना इंटीग्रेशन नहीं होगी, इस समाज को एक नहीं होएगा, जिससे समाज अलग अलग हो जाएगा। तो महात्मा गांधी ने इस चीज को पास नहीं होने दिया, उन्हें एक फास्ट पे बैठ गए, हाँ भी मैं मरने तक कुछ नहीं खाऊंगा अगर ये काम हो गया तो महात्मा गांधी जैसे ही अनशन जैसे धरने पे बैठे, तो उनको सोल्व करने के लिए लास्ट में एक पूना पैक्ट हुआ। कब हुआ, सितंबर 1932 में, सितंबर 1932 में, जिसमें क्या हुआ, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर जी को बैठाया गया और समझाया गया और दोनों बात समझ गए। लास्ट में इनकी लड़ाई खत्म कैसे हुई, इन लोगों का झगड़ा कैसे खत्म हुआ, जो दलित लोग थे बेसिकली, जैसे मैंने बोला है शेड्यूल कास्ट थे, गोट रिजर्व सीट्स इन लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव में उनको रिजर्व सीट मिल गई भाई, जो वो चाहते थे। और जो मैंने बोला ना सेपरेट इलेक्टोरल, वो वाली बात नहीं उनकी कंप्लीट हुई, डील उनकी फाइनल कैसे हुई, जनरल इलेक्टोरल में, नॉट की सेपरेट इलेक्टर। मतलब जनरल इलेक्टर मतलब एक बंदा अगर एससी का खड़ा होएगा, कोई बात नहीं खड़ा कर लो, जैसे पहले नहीं खड़े होने देते थे इलेक्शन में खड़ा हो गया एससी, अब उसको वोट कौन डालेगा, एसटी भी डाल सकता है, जनरल भी डाल सकता है, हिंदू भी डाल सकता है, मुस्लिम भी डाल सकता है, तो उसको बोला जाता है जनरल इलेक्टोरेट। जो आज होता है, मतलब कोई भी कैंडिडेट खड़ा होएगा किसी भी जात का और उसको कोई भी वोट डाल सकता है, ऐसे नहीं कि उसको उसी की जात के बंदे ही वोट डालेंगे। तो ये पूना पैक्ट का कंसेप्ट है, यहाँ से पूना पैक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और महात्मा गांधी बी आर अम्बेडकर की थिंकिंग से क्यों खिलाफ थे उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। बस आपने थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना है। यहाँ तक तो कंसेप्ट होता है दलित लोगों का, दलित लोगों मतलब अनटचेबल्स का जितना भी क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, इससे बाहर आपको एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो, 5 मार्क्स का हो, बाहर से कोई नहीं आएगा, चाहे कोई भी एमसीक्यूज ही ना क्यों ले लो, क्योंकि सारे के सारे चीजें आपको नोट्स में पक्की पकाई खीर मिलेगी। अब लास्ट में कंसेप्ट देख लेते हैं मुस्लिम पीपल्स का, मुस्लिम कम्युनिटी का। हेडिंग मैंने क्या बनाई है, मुस्लिम रिस्पॉन्स टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्या रिस्पॉन्स दिया, क्या अच्छा रिस्पॉन्स दिया क्या नहीं दिया। बेसिकली कंसेप्ट क्या था, मुसलमानों ने ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो पहले महात्मा गांधी ने स्टार्ट की थी ना, उसमें बढ़ चढ़ के उन्होंने योगदान दिया। जो खिलाफत मूवमेंट मैंने कंसेप्ट बनाया था, तो मिलके क्या बनी थी, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। जब महात्मा गांधी ने उनको उस मूवमेंट को बंद कर दिया, तब मुसलमान लोग नाराज हो गए थे, तो इसीलिए उन्होंने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया। यहाँ पर लिखा है ना, लिटिल इंटरेस्ट लिया, मतलब कम इंटरेस्ट लिया महात्मा गांधी की अगली मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को बंद कर दिया था 1921 को, जो आपको स्टोरी अच्छी तरह पता है। अब समाज में ना दो से ग्रुप बन गए थे, जैसे एक हिंदुओं का और एक मुसलमानों का, ठीक है। तो बेसिकली हिंदू लोग ना अलाइन होना शुरू हो गए थे, हिंदू लोगों ने अपना गठबंधन बनाना शुरू कर दिया था, हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप्स, मतलब जितने भी हिंदू लोग थे ना, हिंदू कैटेगरी से बिलोंग करते थे, उन्होंने अपने अपने ग्रुप्स में अपने आप को ज्वाइन कर लिया। एक याद रखना है, हिंदू महासभा
महासभा, हिंदुओं की एक सभा थी, महासभा, जहाँ पर सारे हिंदू लोग की थिंकिंग ही हिंदू लोगों की आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाता था देशभक्ति को लेके। तो ये 2 कांसेप्ट समझ आ गए। मुस्लिम लोगों ने लिमिटेड पार्टिसिपेशन किया और हिंदू लोगों ने अपने-अपने ग्रुप्स को जॉइन कर दिया, जो हिंदू महासभा, अपने ग्रुप का नाम याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं कम्युनल टेंशन। अब कम्युनल टेंशन होनी शुरू हो गई थी, इनकी आपस में बीच में क्लैशेस होने शुरू हो गई थी, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए थे। मतलब दंगे वगैरह, हिंदू अपना को बेस्ट मानते थे, हाँ भाई हमारा तरीका आज़ादी का बढ़िया है, मुसलमान अपना, ऐसा कुछ हो रहा था, जिससे हिंदू और मुस्लिम में बहुत सारे क्लैशेस हुए, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई उस समय में। और एक अटेम्प्ट किया गया यूनिटी के लिए 1927 में एक अटेम्प्ट आपको आ सकता है एग्जाम में। ऐसा कौन सा अटेम्प्ट था, वो कब हुआ था हिंदू और मुस्लिम को एक करने के लिए? अटेम्प्ट क्या था, एक बंदे का नाम याद रखना है, मोहम्मद अली जिन्ना। वो ये बड़ा ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी है, जिसने पाकिस्तान को क्रिएशन में बड़ी ज़्यादा हेल्प की थी, इसको याद रखना है। उन्होंने बोला हाँ भाई हम आपका हिंदुओं का साथ देंगे, हमें एक डिमांड है, हमारी डिमांड क्या थी, सेपरेट इलेक्टोरल। उनको सेपरेट इलेक्टोरल चाहिए थे, वही मुसलमान अगर इलेक्शन के लिए खड़ा होगा तो उसको मुसलमान ही वोट डाल सकता है। दूसरी डिमांड थी, जो मुसलमानों को ना रिजर्व सीट चाहिए थी सेंट्रल असेंबली, जो इलेक्शन वगैरह में उनको रिजर्व सीट्स भी चाहिए थी। जो उस समय सबसे ज़्यादा मुसलमानों की संख्या थी बंगाल और पंजाब में, उनको रिजर्व सीट वो सारा बंगाल और पंजाब मुसलमानों के लिए ही चाहिए था। ये उनकी 2 डिमांड थी। ये आर्गुमेंट क्या सक्सेसफुल रहा, क्या मुसलमान लोगों की बात मानेगी? तो ये आर्गुमेंट फेल हो गया। इसके पीछे वजह क्या थी? जो उस समय हिंदू महासभा के लीडर थे, उस समय एम.आर. जयकर, एक पर्सनैलिटी का नाम याद रखना, उस समय लीडर थे किसके, हिंदू महासभा। जो हिंदू ने स्टार्टिंग मैंने पॉइंट बताया था, जो हिंदुओं की महासभा थी, जिसमें हिंदू लोग अटैच हो रहे थे धीरे-धीरे। तो एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, एक मीटिंग हो रही थी, हाँ भाई मुसलमानों की बात सुनी जाए या नहीं सुनी जाए। तो जो ये लीडर का मैंने नाम बताया है, कॉन्फ्रेंस कब फेल हुई, ये जब ये मीटिंग वगैरह चल रही थी। कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था, कॉन्फ्रेंस कब फेल हुई? कॉन्फ्रेंस का नाम था ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, जो थी 1928 को फेल हो गई थी। जयकार थे, उन्होंने इसका अपोज किया, मतलब उन्होंने बोला हाँ भाई ये मुसलमानों की ये ना डिमांड पूरी नहीं करनी चाहिए। उनका ये मानना था, अगर ये सेपरेट इलेक्टोरेट वाली डिमांड मुसलमानों की पूरी कर दी तो सोसाइटी ग्रुप्स में बांट जाएगी। तो ये उनकी डिमांड थी, ये फेल हो गई। एक आपने कंसेप्ट याद रखना है, फेल कब हुई थी, 1928 में। उस समय में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, कौन सी कॉन्फ्रेंस थी, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। तो आपने ये कंसेप्ट याद रखना है, हिंदू महासभा के लीडर का नाम याद रखना है, मुसलमानों की क्या डिमांड थी, अटेम्प्ट ऑफ यूनिटी कब हुआ, मुसलमानों ने क्यों इस मूवमेंट का साथ नहीं दिया, ये बात याद रखनी है। लास्ट में ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, जब ये मूवमेंट अपने चरम पे चल रही थी, तो मुसलमानों ने इस पे पार्टिसिपेशन नहीं किया, लिमिटेड किया। उनको क्या डर था, उनकी माइनॉरिटी है, अगर वो साथ देते हैं, अगर अंग्रेजों से आजाद भी हो जाता है इंडिया, तो बाद में उनको फेयर था, हाँ भाई मेजोरिटी किसकी होगी, हिंदुओं की, वो हमारे साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी की सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में महात्मा गांधी का साथ नहीं दिया। यहाँ पर बड़ा जरा डाटा कवर हो गया, आपने अच्छी तरह ध्यान रखना है। वैसे भी आपको नोट्स में सारा कुछ मिल जाएगा। आई होप ये 3 वाली हेडिंग आपको अच्छी तरह समझ आ गई।